नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी शुरू। रेल मंत्री ने की घोषणा। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्राओं को मिलेगा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और आधुनिक यात्रा का अनुभव। प्रधानमंत्री जल्द करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में हुई शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज किया लॉन्च। राष्ट्रपति ने बताया एआई को तकनीक के साथ साथ बदलाव का अवसर। कहा एआई अर्थव्यवस्था और समाज को दे रही है नई दिशा। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लिए डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश हाई कमीशन जाकर बेगम खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक। कहा हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन बना मातम। कॉन्स मोंटाना के बार में भीषण विस्फोट। कम से कम 10 लोगों के मरने की आशंका। धमाके के बाद आग, कई गंभीर घायल। धमाके के कारणों की जांच जारी। और अब समाचार विस्तार से। नए साल पर मोदी सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर के रूट का आज ऐलान कर दिया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी, लिहाजा पीएम मोदी जल्द ही वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 ट्रेन अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 साल में 12 ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी ही वेटिंग लिस्ट खत्म करने की बात भी रेल मंत्री ने कही। गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें 11 3 टियर कोच आपको मिलेंगे। इसके अलावा 4 कोच 2 टियर, 1 एसी कोच की सुविधा भी मिलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 पैसेंजर्स के बैठने की क्षमता होगी। नए डिजाइन पर बनी बोगी में हर जगह सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। मोबाइल चार्जिंग की खास व्यवस्था है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823 और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं। हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है। अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत देश की जनता की पसंद बन गई है, लिहाजा सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन चले। रेल मंत्री के मुताबिक जो ट्रेन असम से निकलेगी उसने असम का उसमें खाना होगा और जो ट्रेन कोलकाता से चलेगी उसमें बंगाल का खाना यात्रियों को मिलेगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की।
इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, करीब करीब और 8 ट्रेन अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बात करते हुए कहा कि AI भारत में सकारात्मक बदलाव का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। राष्ट्रपति ने भारत के दृष्टिकोण को तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि AI आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि AI सीखने और समझने की प्रक्रिया में मददगार है और मानवता के सामने आ रही कई चुनौतियों का समाधान भी पेश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और बच्चों को AI के माध्यम से इनोवेटिव फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस बीच SIR प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 OBC समूहों के प्रमाण पत्र SIR प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को OBC सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक राजनीति के लिए OBC आरक्षण का दुरुपयोग किया। इसी बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। राजस्थान के टोंक जिले में DST की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूंदी से एक गाड़ी विस्फोटक लेकर आ रही है, जिसके बाद बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया के कट्टों में छुपाया गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज वायर मिला। पुलिस ने मौके से बूंदी जिले के रहने वाले 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये विस्फोटक कहां से लाया गया और उसका इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि या साजिश के लिए होना था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसका संबंध किसी बड़े गिरोह या खनन माफिया से तो नहीं है। सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और BNP चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को ढाका में बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया था। राजकीय सम्मान के साथ कल उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की एक दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़े 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएम श्री योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि परिणामों पर होना चाहिए। सभी मुख्य सचिवों को योजना की नियमित निगरानी करने और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट के निर्देश दिए गए। प्रगति की 50वीं बैठक को प्रधानमंत्री ने शासन संस्कृति में आए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा कि समय पर फैसले, प्रभावी समन्वय और तय जवाबदेही से सरकार के काम करने की गति बढ़ती है और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए तिरुवनंतपुरम के नए मेयर वीवी राजेश को पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में इस उपलब्धि के महत्व और विकसित केरल के लिए भाजपा के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि दशकों से केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का सफर कठिन रहा है। राज्य की राजनीति पर एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा रहा है, जिनका खराब शासन रिकॉर्ड सभी के सामने है। इन मोर्चों ने भ्रष्टाचार और हिंसा की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो केरल की संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों, शत्रुता और हिंसा के बावजूद हमारे कार्यकर्ता दृढ़ रहे हैं। पीएम ने पत्र में कहा कि दिल्ली में मित्र और केरल में प्रतिद्वंदी होने का एलडीएफ और यूडीएफ का ये फिक्स मैच जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए वीवी राजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री का पत्र शेयर करते हुए कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा केरल को नववर्ष का उपहार है। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में आया राजनीतिक परिवर्तन भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। साल 2025 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इन दोनों प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी तो क्षेत्रीय विकास भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। साल 2025 के आखिरी दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये प्रोजेक्ट नासिक से सोलापुर और कोरापुट से मोहना के बीच में है। प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव है। पीपीपी मॉडल पर 6 लेन वाला हाईवे नासिक से सोलापुर के अक्कलकोट तक बनेगा। यह 374 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। 19,142 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। यह हाईवे सूरत चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा, जो पश्चिम भारत को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र के नासिक के अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। नए हाईवे के बनने से नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 14% तक कम हो जाएगी और जहां अभी करीब 432 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, वह घटकर 374 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। कैबिनेट बैठक में ओडिशा के लिए भी एक अहम सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। कोरापुट से मोहना तक के हाईवे के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का फैसला लिया गया है।
इसके तहत मौजूदा सड़क को 2 लेन का बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1526 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉरिडोर 206 किलोमीटर से भी लंबा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके तहत उसके बकाया भुगतान से 5 साल की मोहलत दी गई है। इसके तहत 87,695 करोड़ के समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाये के भुगतान से राहत दे दी गई है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के बकाया भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत भी दी गई है। इससे कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व बकाया पर रोक लगाने पर सहमति जताई है, जिसे संकटग्रस्त कंपनी को वित्त वर्ष से 2031-32 से 2040-41 तक चुकाना होगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल एजीआर बकाया राशि का कुछ हिस्सा या शायद पूरा ही माफ कर देगा। हालांकि मंत्रिमंडल ने इसके बजाय बकाया राशि पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे कंपनी को उबरने का समय मिल जाएगा। एजीआर बकाया का मतलब है कि समायोजित सकल राजस्व के आधार पर दूरसंचार कंपनियों की ओर से सरकार को देय भुगतान। ये वो राजस्व है जिस पर दूरसंचार संचालकों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है। इसमें सभी राजस्व शामिल हैं। आज डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। देखिए डीआरडीओ को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है। और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, डीआरडीओ। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में डीआरडीओ की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी पीपीई किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, डीआरडीओ ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज डीआरडीओ न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज डीआरडीओ देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा डीआरडीओ है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया
और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। डीआरडीओ ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण डीआरडीओ की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीआरडीओ ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी पीपीई किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर डीआरडीओ ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में डीआरडीओ की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीआरडीओ नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। डीआरडीओ की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ नए साल का स्वागत किया। नए साल के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, नववर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको आपके प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। नए साल के अवसर पर ही देश भर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। लोग नए वर्ष की शुरुआत सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ कर रहे हैं। कई प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए साल की पहली सुबह आस्था, विश्वास और उम्मीदों के साथ देश भर में मनाई जा रही है। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट टाउन कॉन्स मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां के ले कॉन्सलेशन बार में हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों के मौत की आशंका है। इस धमाके में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। ये घटना गुरुवार तड़के करीब 1:30 पर घटी, जब पर्यटक नया साल मना रहे थे। विस्फोट के बाद इमारत में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अभी जारी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि धमाके के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। मौके पर स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। भारतीय खेलों के लिए वर्ष 2026 रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जिसमें विभिन्न खेलों में विश्व खिताब दांव पर होंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन का नया सत्र शुरू होगा, जिसमें लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के टिकट कटाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों को जहां अंडर 19 विश्व कप में युवा खिलाड़ियों का जोश देखने को मिलेगा, वहीं सीनियर वर्ग में पुरुष और महिला टीम विश्व खिताब के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। साल 2026 भारतीय खेलों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। क्रिकेट विश्व कप से लेकर एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों का इस साल आयोजन होगा। वहीं बदले स्वरूप में फुटबॉल विश्व कप का भी रोमांच खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगा। साल की पहली तिमाही क्रिकेट को समर्पित होगी, क्योंकि देश के पसंदीदा खेल में इस साल 3 विश्व कप हैं। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक अंडर 19 विश्व कप से शुरू होगा, जहां वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे उभरते हुए युवा सितारों पर करीब से नजर रखी जाएगी। सीनियर पुरुष टीम भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले T20 विश्व कप में खिताब के बचाव के लिए उतरेगी। बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 3 मार्च से शुरू होगी, जिसमें पीवी सिंधु और बाकी भारतीय खिलाड़ी 2025 की नाकामी से उबरना चाहेंगे।
मार्च के आखिर से अप्रैल तक साइप्रस में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिससे विश्व चैंपियनशिप खिताब के चैलेंजर का पता चलेगा। अभी भारत के डी गुकेश विश्व चैंपियन हैं। टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा, जिसमें ओपन वर्ग में भारत के आर प्रज्ञानंदा और महिला वर्ग में आर वैशाली, कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख भाग लेंगे। 24 अप्रैल से 3 मई तक थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खेला जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ITTF विश्व कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स लंदन में 28 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा, जिसके लिए भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। जून में महिला T20 विश्व कप होगा, जिसमें हरमनप्रीत कौर की टीम 2025 में वनडे विश्व कप की सफलता को दोहराना चाहेगी। एथलेटिक्स सत्र की शुरुआत मई में डायमंड लीग से होगी, जिसमें भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा पर नजरें होंगी। 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन होगा। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेती दिखाई देंगी। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित होंगे, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में देखने को मिलेगा। इन खेलों के बाद दिल्ली में 17 अगस्त से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होनी है। नीदरलैंड और बेल्जियम में 14 अगस्त से हॉकी विश्व कप शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम एशिया कप जीतकर विश्व कप का टिकट कटा चुकी है, जबकि महिला टीम मार्च में हैदराबाद में क्वालिफायर खेलेगी। जापान के नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाई खेलों का आयोजन होगा। इसमें हॉकी में स्वर्ण जीतने वाली टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का टिकट कटाएगी, जबकि निशानेबाजी में भी कोटा स्थान होंगे। एथलेटिक्स में डायमंड लीग फाइनल 4 से 5 सितंबर तक ब्रसेल्स में होगा। शतरंज ओलंपियाड का 46वां सत्र सितंबर में ताशकंद में खेला जाएगा। बहरीन में 24 अक्टूबर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इसके बाद भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। दिसंबर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होगी, जिसकी तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।